किसान और कृषि हमारे समाज की रीढ़ है। किसान हमारे तक भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखता है। इसीलिए हमारे किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल और मेरी सहयोगी रुचिका। दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो विषय लेकर हम आपके सामने हैं वो विषय है वैज्ञानिक तकनीक द्वारा किसानों की आमदनी में वृद्धि। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं साइंटिस्ट डॉक्टर वीके चौधरी। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसे कि आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक तकनीक से किसानों की आय में वृद्धि, तो किसानों की आमदनी में वृद्धि किस तरीके से जो है वैज्ञानिक तरीके से की जा सकती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। अब मैं बताना चाहूँगा ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे किसानों को आमदनी बढ़ाना है वैज्ञानिक तकनीकी अपनाकर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत देश में और हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव जिनकी रोजी रोटी और आजीविका का जो निर्भर है वो सब खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। इसीलिए मतलब सबसे पहले अगर विकास करना है तो उसका रास्ता गाँव से ही जाता है। जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल कहा, अच्छा कहा कि अगर हमें जो है आगे बढ़ना है तो उसका जो रास्ता है वो वहीं से जाता है। अगर आपको गांव में खुशहाली लानी है और विकास करना है तो किसानों का विकास करना पड़ेगा। उनको अन्नदाता भी कहते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हमारे किसान भाई है परंपरागत विधि से जो पहले से चलती आ रही खेती उसी तकनीक को अपनाते हैं। आज का समय में बदलाव है, वैज्ञानिक तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है, उनको अपनाएं और अपनी स्थिति आर्थिक स्थिति को सुधारें। जी, रुचिका सर ने बहुत अच्छा कहा कि हमें समय के साथ हमें जो है बदलना पड़ेगा। जी। और डॉक्टर वीके चौधरी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे अन्नदाता है यानी किसान है वो क्या करे जिससे उनकी जो आमदनी है उसमें वृद्धि हो। सबसे पहली वाली बात है कि खेती की लागत बहुत ज़्यादा है। हमें सबसे पहले खेती की लागत कम करनी है। उसमें लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात हमने करनी है। और हमने उत्पादन के साथ साथ जलवायु पर निर्धारित फसलों को उगाना है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक मतलब पैदावार बढ़े और उनकी इनकम बढ़े। तो सर, जैसे कि आप खुद भी एक साइंटिस्ट हैं, तो किसान और जो वैज्ञानिक हैं वो एक दूसरे पर किस तरह से वो प्रेरणा स्रोत रहें और किस तरह से जो एक साइंटिस्ट है वो किसानों को मदद कर सकता है उनकी आमदनी बढ़ाने में और कैसे तकनीक को जो है वो प्रयोग कर सकता है। किसान और वैज्ञानिक आपस में एक दोनों अटूट रिश्ता रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकी उनका इवैल्यूएशन आकलन किसानों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। अगर उनके पैदावार बढ़ती है ठीक है तो किसान उसको अपनाएंगे। अगर उनको कोई परेशानी आती है तो उनके सुझावों के द्वारा जो सुझाव आएंगे उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। उनका सुझावों के द्वारा जो आपका जो आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट आएंगे, उनको सुधार करके किसानों को फिर दिया जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि वैज्ञानिकों से जुड़कर किसान ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जी सोनिका जी, और हम सर से ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो वैज्ञानिक है वो हमारे किसान की आजकल अपनी जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान है या फिर कार्यों से वो हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। किसान सबसे पहले तो उनकी जो लागत को कम करने में लगे हुए हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, खेती करने की जो लागत है वो कम किया जाए। दूसरा, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी और जो संसाधन मतलब जमीन है, पानी है, उनका प्रॉपर यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, जिससे मतलब जो किसान के उत्पाद है उनका प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की जाए। मूल्य प्रणाली नियमित करनी बहुत जरूरी है, जिससे उनको अच्छा मैक्सिमम प्राइस मिल जाए। तो जैसे कृषि जो वैज्ञानिक है, तो कृषि वैज्ञानिक किसानों की जो आमदनी है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहिए उन्हें? किसानों को सबसे पहले आपके जो रासायनिक खाद है और कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, खरपतवार नाशक है, उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जरूरत पड़े तभी करें, वरना नहीं करें। दूसरा, फसल चक्र जिसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, एक फसल को बार बार नहीं उगाएं।
जी उससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती चली जाती है। जी कोई फसल ज़्यादा नाइट्रोजन लेती है, कोई कम लेती है। जी। इसलिए फसल चक्र अपनाएं, हर साल हर समय के अनुसार उसको बदलते रहें। तीसरा पॉइंट आता है कि अंतर फसलों का बढ़ावा देना। जी अंतर फसल के लिए मैं बात इसलिए करूँगा कि आपने बगीचा लगाया है जी और बगीचा में नए पौधे लगाए हैं, वो 5 साल बाद फल जी, देंगे। जी। 5 साल तक उस लागत लगती, देखभाल में, मैनेजमेंट में आपका खर्चा बढ़ता चलाएगा, किसान को इनकम कुछ नहीं हुआ। तो जी। उस इनकम करने के लिए किसानों को अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अगर ज़्यादा है जी तो उसमें अंतर फसल लगाएं। जी। अंतर फसलों में आप गेहूं लगा सकते हैं, मक्की लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं। ये अलग आना चाहिए। रुचिका सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है बदल बदल के जो है फसलों को करना चाहिए ताकि उसका मिट्टी जो है उसका मिट्टी में नमी बनी रहे और जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहे। जी, और इसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसलों का विविधीकरण है वो किस हद तक उत्पादन में या फिर जो अन्नदाता है उसकी जो आय में है वृद्धि करने में सहायक है। जी मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विविधीकरण क्या है। जी जी इसमें एक खेत में एक समय में अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार की फसलें लेनी होती है। जी आप आपका 1 एकड़ जमीन है, उसमें आप 1 बीघा में आप एप्पल लगाएं, 1 बीघा में आप प्लम लगाएं, 1 बीघा में पियर लगाएं, मतलब उसका फायदा क्या होगा? फायदा होगा जलवायु अगर विपरीत होती है तो किसी न किसी फसल से आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आप फसलों में विविधीकरण बहुत जरूरी है और अपनाना चाहिए। आज के टाइम में नई तकनीकी यही है। इसके लिए आप किसान जो लोग हैं आपके उचित मूल्य की कीमत वाली फसल लगाएं, जिससे आपका मैक्सिमम मतलब कैश क्रॉप लगाएं, अधिक से ज़्यादा आमदनी मिले। उसके अलावा आपको बागवान लोग जो हैं जो खेतों में आज के समय को देखते हुए सेब लगाएं, प्लम लगाएं, पियर नाशपाती लगाएं, आड़ू लगाएं और एप्रीकॉट लगाएं, कीवी लगाएं। कीवी की आज के मार्केट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जब से ये आपका डायरिया और आपका डेंगू चला हुआ है तब से बहुत ही डिमांड है, प्लेटलेट डाउन होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा फल है और मार्केट में रेट पे अच्छे मिल रहे हैं। और जो किसान सब्जियां उगाते हैं तो वो बेमौसमी सब्जियां भी लगाएं। बेमौसमी सब्जियों में क्या कहते हैं कि हमारा जो मौसम है नीचे प्लेन में डिमांड ज़्यादा होती है, यहाँ मौसम में जो होता है गर्मी का मौसम होता है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सब्जी यहाँ होती है, उसको हम बेमौसमी सब्जी कहती हैं। तो उनमें आप शिमला मिर्च, आलू, मटर, आपके मूली, आप खीरा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप विदेशी सब्जियां भी लगाएं। विदेशी सब्जियों में आप एस्पेरेगस है, ब्रोकली है, लेट्यूस है, लाल बंद गोभी है, पीली शिमला मिर्च है और आपका स्विस चाट है, ये लगाना चाहिए। इनका मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है जो कि किसानों की आमदनी में फायदा करता है। इसके साथ साथ फलों की, फूलों की और सब्जियों की नर्सरी खुद तैयार करें और सब्जियों के सीड तैयार करें, उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। सर, जैसे कि आपने बोला कि ये फल लगाएं और ये सब्जियां लगाएं, तो फसलों को जो लागत मूल्य कम करने के लिए किसान कैसे करे? कि लागत मूल्य जो है कई बार ऐसा होता है कि किसानों के लिए लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उस लागत मूल्य को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे वो लागत मूल्य कम किया जा सकता है? मैडम, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा बताता हूँ। इसके लिए आप कृषि वानिकी की पद्धति अपनाएं। आपने अगर ऐसा करना है, इसके लिए आपने बेलों के साथ अरबी लगाएं, बेलों के साथ में आप अदरक लगाएं, बेलों के साथ में आप आपका जो ये करेला कहते हैं जिसे हम मीठा करेला, उसको भी लगा सकते हैं आप, और हल्दी भी लगा सकते हैं आप। और पॉपुलर के साथ में हल्दी, पॉपुलर के साथ सरसों लगाएं और साथ साथ प्राकृतिक खेती भी अपनाएं। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य है किसानों की खेती की लागत कम करना है। तो इसलिए आज के समय को देखते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत जरूरी है। और जो प्राकृतिक खेती है वो बहुत शून्य लागत खेती भी कहा जाता है जिसे। जी। इसके अलावा मशरूम की खेती भी करें। मशरूम की खेती से क्या होता है कि 3 महीने में तैयार हो जाती है और इसमें लागत मूल्य बहुत कम लगता है और इसकी मतलब जो मार्केट में रेट है 200 ग्राम पैकेट 20 रुपए में, 25 रुपए में आपको मिलता है। तो उसमें आप 1 साल में आप 4 कप ले सकते हैं। तो और डॉक्टर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मधुमक्खी पालन जो है वो भी किसानों की आमदनी में को बढ़ाने में सहायक है?
ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा आपने। जी। अगर आप किसान भाई लोग सब्जियां लगा रहे हैं, जी। फल लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, उसमें परागण की समस्या आती है जिसको कहते हैं पोलिनेशन। जी। अगर पोलिनेशन ठीक नहीं हुआ तो फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा, जी। फ्रूट सेट कम होगा तो उत्पादन कम होगा। इसके लिए आपको हनी बिकी कॉलोनियाँ लगानी चाहिए बगीचों में, फूलों में और आपकी सब्जियों में। उससे क्या होगा, परागण ज़्यादा होगा, फ्रूट सेट अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा आप किसान भाइयों को मोम मिलेगा, जैसे कि कैंडल बनती है, मोमबत्तियाँ बनती है, साथ में शहद मिलेगा जिसकी कीमत 1 केजी की 450 रुपये है। जी। सर, जैसे अब आपने मधुमक्खी पालन के बारे में बात की और फल सब्जियों के बारे में, कई बार क्या होता है कि किसान की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई पर दाम जो है वो अच्छा नहीं मिलता। उत्पादन तो अच्छा हो गया, तो क्या वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो किसानों की मदद कर सकती हैं कि वो जो है अपनी जो उसकी प्रोडक्शन हुई है उसको अच्छा उसको दाम मिले उसका? आज के किसानों की जी। सबसे गंभीर समस्या है कि उनके उत्पादन की मूल्य न मिलना, जी। उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, बीच में वो किसानों की मूल्य नहीं मिलने देते। जी। इनसे बचने के लिए कृषि उत्पाद का कैसे अच्छा मूल्य मिले, और किसानों की एक समस्या और है, जो उनके उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, दुग्ध उत्पाद है, उनकी जो लाइफ है बहुत ही कम होती है, उनको ज़्यादा समय के लिए नहीं रखा जा सकता। न किसानों के पास में वो एक जैसे कोल्ड स्टोर है कि उनको उत्पादों को रखा जाए। इसके लिए सरकार ने कई योजना शुरुआत की है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई खेती, ई पशुहार, ई मंडी, भंडारण, कोल्ड चेन के व्यवस्था की है। साथ साथ फूलों, फलों और सब्जियों की परिरक्षण जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग एवं भंडारण की उचित व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो किसानों को अधिक से अधिक उचित मूल्य मिल सकता है। रुचिका, जैसे सर ने बोला कि योजनाओं के बारे में बात की, तो हमें लगता है कि योजनाओं के बारे में थोड़ी सी सर से बात करनी चाहिए। जैसे ये योजनाओं की आपने बात की हमें, तो किसान जो है हर वक्त बिजी है अपने खेती बाड़ी में, तो ये योजनाओं का वो फायदा कैसे उठा सकता है, उसे कैसे अवेयर हो इस चीज से? और क्या ICT यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है वो भी इसमें माध्यम बन सकता है उनको अवेयर करने के लिए? भारत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने प्रत्येक प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय खोल रखे हैं और हर जिले में KVK कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि ज्ञान केंद्र खोल रखे हैं, जिनसे जहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तकनीकी आती है, आधुनिक तकनीक उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है और साथ में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। तो जिससे किसान क्या करते हैं, आंखों से देखते भी हैं और प्रमाण भी करते हैं, तो उससे आदमी किसानों को ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय का कृषि प्रसाद निदेशालय जो ट्रेनिंग कराता है किसानों को, वहाँ पर अप्रोच करें और किसानों को ट्रेनिंग दिलवाएं, एक्सपोजर विजिट करवाएं और जो एग्जीबिशन लगाती हैं फार्मर्स पे लगते हैं, उसमें आप किसानों को लेके आएँ, गोष्ठी कराएं और उनको समझाएं, तो किसान आकर्षित तो होंगे। सर, जैसे कि कई बार बेमौसमी बारिश, अत्यधिक गर्मी जो है किसानों के लिए एक समस्या बन जाती है, तो इसमें जो प्रोटेक्टिव खेती है वो कैसे किसान अपना सकते हैं और जो प्रोटेक्टिव खेती कैसे कर सकते हैं ताकि जो है उनको नुकसान कम झेलना पड़े? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। पहले मैं बताऊंगा ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, संरक्षित खेती है क्या? ये जो है इस तरह की खेती है, इसमें वातावरण को नियंत्रित करके खेती की जाती है। इसमें पॉली हाउस, गिलास हाउस में खेती की जाती है। इसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको फसलों में रोग और कीड़े का प्रकोप कम होता है कि जो वातावरण हमने नियंत्रित कर दिया, कंट्रोल करके रखा। दूसरा जो जंगली पशु है, जिसको बंदरों की समस्या हिमाचल में सबसे ज़्यादा है, वो पॉली हाउस के अंदर नहीं घुस सकते, उनसे फसलों को बचाव होगा। तीसरी समस्या आपकी है वातावरण को नियंत्रित करते हैं। जो आपके विंड वेलोसिटी, मतलब आपके तूफान आ रहे हैं, ज़्यादा बारिश आ रही है, उससे भी फसल आपकी बचेगी। ठीक है, जलवायु को परिवर्तन को ये कंट्रोल कर सकते हैं और सिंचाई पर भी पानी की बचत कम होगी। इसमें हमने दूसरी मांग आपकी है बाजार मांग के अनुसार, अपनी अनुसार बाजार मांग के अनुसार हम खेती की मुख्य फसलें, सब्जियां और आप फल भी इसमें लगा सकते हैं, उगा सकते हैं।
डॉक्टर वी.के. चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी सिस्टम है या कोई ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से जो हमारे किसान है, अन्नदाता है, वो अपनी फसल को संरक्षित कर सके या फिर वो उन्हें सुखा सके और बाद में उचित कीमत पर जब उन्हें मिलती है तो उन्हें बेच सके? हाँ, ये प्रश्न बड़ा आपका अच्छा लगा मुझे कि किसान इस पर बहुत बहुत काम कर रही है। पॉली हाउस जी, उसमें सरकार आपको सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी देती है। पॉली हाउस लगाएं, ग्लास हाउस लगाएं, उसमें क्या है आपको एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका फायदा उठाए और जंगली जानवरों में बचने के लिए अगर ये पॉली हाउस, ग्लास हाउस नहीं बना पा रहे आप तो खेतों की फेंसिंग कराएं, जंगली जानवरों से बचाव कराएं। उस पर सरकार 80% तक सब्सिडी देती है। जी सर, ये हाई डेंसिटी कल्टीवेशन जो क्रॉप्स हैं की बात कर रहे हैं हम, फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, तो उनसे क्या किसान जो है फ़ायदा कमा सकता है, उसकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, और क्या वो आईसीटी के माध्यम से इसके लिए मदद उसको किसान को मिल सकती है? इस प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा कि इसको हाई डेंसिटी कल्टीवेशन कहते हैं, हिंदी में इसको उच्च घनत्व खेती कहते हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने सेब के ऊपर ये और किन्नू के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगाई है, और इसमें हमने पाया है कि आपके शुरुआत में थोड़ा खर्चा आता है। खर्चा इसलिए आता है कि इसमें आपकी पौधे से पौधे की दूरी कम होती है, और इसमें कम हाइट वाले पौधे लगाए जाते हैं, और उसके जो सब पौधे के सपोर्ट के लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। और हमने देखा कि इसमें किसानों को 2 गुनी इन शुद्ध लाभ हो सकता है, 2 गुना साल लाभ हो जाता है एप्पल की कल्टीवेशन करने से। अगर किन्नू में भी ऐसा करते हैं हम, आप हाई डेंसिटी वाली काम करते हैं, तो इसमें भी आपको किसानों को 1.5 गुना शुद्ध लाभ होता है। जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अंतः फसल कहा, तो उसके अंतर्गत किसान जो है वो कौन कौन से जो फसल है वो लगा सकते हैं? अंत फसल के बारे में मैं बताऊंगा। अंत फसल का मतलब है कि आप जब किसानों के ने बगीचा लगाया और 5 साल तक आप जब पौधे बड़े हो रहे हैं, देखभाल में और उसके रखरखाव में खर्चा जो आ रहा है और उसके आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, उस दौरान, और जो बगीचा पुराने हो चुके हैं और उस पैदावार ज़्यादा नहीं हो पा रही है, उनमें आप अंत फसल लगाएं। अंत फसलों में आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, फूड भी लगा सकते हैं, और आप इसमें सीजन क्रॉप्स हैं, आपके मक्की है, गेहूँ है, वो भी लगा सकते हैं। मैंने एक रिसर्च अनुसंधान किया कुल्लू में, रामशिला में और गढ़सा में। कुल्लू जिले के 2 प्रॉपर प्लेस हैं, रामशिला और गढ़सा। और प्लम को हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, और वहाँ पर किसान थोड़े परेशान थे, मेरे पास आए तो हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया। हमने देखा कि अगर रबी के सीजन में हम वहाँ पर मटर लगाते हैं प्लम के बीच में, और खरीफ के मौसम में राजमा लगाते हैं, तो किसानों को 4 गुना फायदा होता है। और जो मेन क्रॉप है प्लम, उसके फल में गुणवत्ता में सुधार होता है और साइज बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आम के आम गुठली के दाम, आप अंत फसल से आपको लाभ मिला, और जो मुख्य फसल है उसको नाइट्रोजन भी मिला, क्योंकि हमने दलहनी फसल लगाई। अंत फसल में हमने क्या लगाया, मटर और राजमा। तो उनको जो आपके फसलों के लिए 16 पोषक तत्व चाहिए थे, वो उन्होंने राज्यों में द्वारा फसल से मिले। ठीक, किसान जो है वो पुरानी तकनीक है, उसी से जो है किसान जो है वो खेती करता आया है। समय के साथ साथ बदलना भी ज़रूरी है, तो समय के साथ साथ अब किसानों को कैसे समझाएं कि वो वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएं और जो है अधिक मुनाफा कमाएं, तो ये कैसे समझाया जा सकता है और कैसे उन्हें बताया जा सकता है, उसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है उन्हें? मैं इसके बारे में बताऊंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है, धरती में इतनी क्षमता होती है कि वह सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु किसी के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है कि लालच न करें, मेहनत करें और आपकी लागत को कम करें। लागत कम करने के लिए क्या करना है, आपने प्राकृतिक खेती अपनाएं। प्राकृतिक खेती में आपने कुछ नहीं करना है, जो घर में सामान अवेलेबल है, जो इनपुट है, उनको अपने उपयोग करना है, और आपने रासायनिक खादों का, फफूंदनाशक का, कीटनाशकों का प्रयोग खत्म करना, समाप्त करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास एक गाय है और उसके गोबर से और उसके गौमूत्र से आप एक किसान 30 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती कर सकता है। और आपके जो उसका गोबर है और गौमूत्र है, उसमें मुख्य फसलों को 16 पोषक तत्व मिल जाते हैं, उनका विकास होता है।
डॉक्टर वीके चौधरी, आपने हमें जो वैज्ञानिक तकनीक से किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं, इस विषय पर आपने हमें अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और हम तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और आशा करते हैं कि जब एक दौर था किसान जो है अपनी फसल को नष्ट होते दिखता था, लेकिन आज वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि वो अपनी फसल से कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ हमारा देश भी मजबूत बन सकता है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।